नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IAPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम के 873वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले 20 मिनट का मौन व्रत करेंगे। आप सभी का फिर से अभिनंदन। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अनीता चावला हैं। इनका आज का टॉपिक है COD का क्या रोल है, इसके बारे में बताएंगे। मैं एक्चुअली इसलिए मैं आपका इंट्रो पूरा नहीं दे पाऊंगी, रास्ते में मैं ऑन द वे हूँ, दैट्स व्हाई मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रही हूँ। सो मैम कृपया आप अपना टॉपिक को स्टार्ट करें, आप खुद से म्यूट कर लें और अपना टॉपिक स्टार्ट करें। मैम डॉक्टर पंकज, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर पंकज, kindly make the Dr. Deepmala and Dr. Anita Chawla host. Dr. Pankaj, are you listening? Dr. Pankaj, you are able to listen us? Hello, hello. Dr. Pankaj, you are able to listen us? Okay. Now, Anita ji, you are the you can upload your PPT. You can upload your PPT now, ma'am. Dr. Anita ji, unmute yourself, Anita ji. अनीता जी, आप को-होस्ट हैं। आप अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर ले। आपका वीडियो हाँ, वीडियो ऑन है बट इनका ऑडियो म्यूटेड है। अनीता जी, आपका दो नंबर से ज्वाइन की हैं। डॉक्टर अनीता जी, हेलो। हाँ, डॉक्टर अनीता, आवाज आ रही है? हाँ सर, लैपटॉप से ना वो शेयर नहीं हो रहा है। उनका तो होस्ट बना हुआ है। जी सर, या ये अपलोड है। लीव करो। आप एक कंप्लीट कर दें क्योंकि इनको बात हो रही है। हाँ, बोलिए सर। हाँ, पीसीओडी आज 30% लोग तो पीसीओडी से सफर कर रहे हैं सर। हाँ, बोलिए सर। इसमें स्पीकर और इसमें मैं जो भी केसेज आ रहे हैं और 17 साल से मैंने 9-10 में पढ़ने वाली 35-36 साल 30 साल के लड़कियों से को और मैरिज वाले को पीसीओडी हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो इसमें सबसे पहले आपको एक हार्मोन टेस्ट कराना होगा, एंटीबोलिन हार्मोन इसमें हाई हो जाता है। जिनके पीसीओडी होते हैं उनके एंटीबोलिन हाई होते हैं, प्रोलैक्टिन हाई होता है और टेस्टोस्टेरोन भी हाई हो जाने से अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाता है उनका। किसी केसेस में एफएसएच भी हाई हो जाता है और किसी केसेस में थायराइड भी हो जाता है। तो सबसे पहले पीसीओडी वाले को उनको तो मेंस्ट्रुएशन बहुत लेट से होता है, किसी को 2 महीना 3 महीना पर, किसी को 1 महीने पर, और किसी को होगा तो एक बार ब्लडिंग रुकेगा ही नहीं। तो पीसीओडी वाले को सबसे पहले उनका हार्मोन टेस्ट कराना है कि किस लेवल में है और 2-3 महीना खाने के बाद हमारा वो किस लेवल में कम रहा है और मेंस्ट्रुएशन इसका इरेगुलर हो रहा है। और जिनके पीसीओडी होते हैं उनके फॉलिकल डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। आ गई मैडम, आ गई। नहीं, इनका माइक ठीक नहीं है। माइक आप बोलते जाइए, आप चालू रखिए। हाँ सर, तो मैं पीसीओडी के केस को पर डे 1-2 केसेस को देख रहा हूँ सर। आप बताइए सर, केस हिस्ट्री बताइए, क्योंकि आप समय भी इनको तो हाँ जी। पीपीटी तो नहीं है मेरे पास सर, वो पूरा फाइलिंग निकालना होगा सर मेरे पास। नहीं, आप ऐसे ही खाली जो याद में है उसी को शेयर कीजिए। हाँ सर, आज भी कल भी देखा मैंने, आज भी देखा हूँ केसेस।
तो किसी किसी को पीसीओडी जो सब लैब का अलग अलग है, जैसे अपोलो का 4 to 7 होना चाहिए एंटीमुलिन हार्मोन, किसी को 6 to 7 होना चाहिए। तो जिनके 10 से 15 है जिनका एंटीमुलिन हार्मोन है, मेन इसमें एंटीमुलिन हार्मोन होता है। तो इसके जब होम्योपैथिक सिम्टम में जाएंगे तो इसका लिखना पड़ेगा ओवरी ट्यूमर, ओवरी सिस्ट, राइट एंड लेफ्ट, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर, मेंस्ट्रुएशन लेट एंड अनवांटेड हेयर ग्रोथ इन द अपर लिप्स, एक्ने। और सबसे बड़ी बात, जब इनफर्टिलिटी होती है तो बहुत टेंशन में चली जाती है वो, एंजाइटी फॉर फ्यूचर, एंजाइटी फॉर द हेल्थ अबाउट, और कभी कभी तो डाइवोर्स का स्टेज भी आ जाता है, एलिमेंट फ्रॉम द डिस्कॉर्ड, डाइवोर्स, एलिमेंट फ्रॉम द डाइवोर्स। ये सब सारी सिम्टम लेने के बाद और तब जाके इसकी दवा सिलेक्शन होता है। और मेरा जो अनुभव है अपना, इसमें एलएम पोटेंसी बहुत फास्ट काम करता है। 0/1 में जो भी दवाइयां है, कैलकेरिया कार्बा है, नेट्राम्यूरा है, सीपिया है, पल्सेटला है, कैलकेरिया कार्बा है, जो भी दवाइयां आती है इसमें एलएम पोटेंसी बहुत काम करना शुरू कर देता है। 1 से 2 महीने में उनको रिजल्ट आ जाता है। दूसरी बात, इनको फास्ट फूड तो बिल्कुल बंद कर देना होगा। जो भी पेशेंट है उनका फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर देना होगा। किसी किसी को, जैसे अभी एक केस देख रहा था मैं ऑनलाइन में, बॉम्बे का था। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा एक देख रहा हूँ। एक मनीषा चावला ज्वाइन की हैं, आप रेज कीजिए हैंड। मनीषा चावला, हेलो। हाँ, तो कैन यू आप किसके ऑन बिहाफ ज्वाइन किए? अनीता चावला के? हाँ, अच्छा, इसी से उनको, अनीता जी को बुलवाइए, आपको कोच बना देते हैं। डॉक्टर पंकज, डॉक्टर मनीषा चावला को बना दीजिए। पर पीपीटी कैसे जाएगा? पीपीटी वहाँ पर अब बिना पीपीटी के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में समय ही खत्म हो चुका है। हाँ, पीपीटी के बिना बोलना। पीपीटी रुको, मैं शेयर करने को ट्राई। हाँ, आपके आपका आवाज आ रहा है, साफ आ रहा, बोलिए। आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिए मनीषा जी। हाँ जी सर। मेरा टॉपिक है कि पीसीओडी में होम्योपैथी का रोल क्या है, उसके ऊपर मैंने बात करनी थी। तो मैं इन शॉर्ट है ना पहले बताऊं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन क्या है, फिर उस पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में इन शॉर्ट बताती हूँ। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है, वो प्रेगनेंसी के समय हार्मोनल बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और ये प्रेगनेंसी के लिए एक बेड तैयार करती है। इसमें क्या होता है कि 3 बातें होती है। एक का रिलीज होता है ओवरी में से। दूसरा क्या होता है कि हार्मोनल और बायोलॉजिकल चेंजेस के वजह से जो यूटेरस लाइनिंग्स है वो भी थिक होने शुरू हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये जो यूटेरस लाइनिंग है वो शेड होती है और मेंसेस शुरू हो जाते हैं। ये साइकिल 21 डेज की है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से है और ये जेनेटिक टेंडेंसी भी है। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जो 2 ओवरीज होते हैं वो मैच्योर्ड एग जने रिलीज करते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रहते हैं, और ये जो एग है ना, दोनों ओवरीज है अल्टरनेटली रिलीज होती है। ये नॉर्मल साइकिल में। पीसीओडी में क्या होता है कि बहुत सारे है ना जो फॉलिकल्स होते हैं जो वो है ना रिलीज होते हैं, पर वो मैच्योर नहीं रहते हैं, तो इमैच्योर रहते हैं। तो इमैच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं उसके वजह से क्या होता है कि एग्स है ना रिलीज नहीं होते। ये एग्स का है ना फिर है ना सिस्ट में फॉर्म हो जाते हैं और उसके वजह से मेंसेस की अबनॉर्मलिटी शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे बाकी के भी हार्मोन्स डिस्टर्ब इम्बैलेंसेस होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इंसुलिन में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। और ये सब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर इनको समय पे ट्रीट नहीं किया तो बॉडी में बहुत सारे पेशेंट के चेंजेस आते हैं, जैसे मेल पैटर्न हेयर लॉस, मतलब हेयर लॉस होते हैं, वेट गेन होता है, इनफर्टिलिटी होती है। तो ये इंडिया में ना एक बर्निंग इशू है कि डे बाय डे जो स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या सिटीज़ में है
लाइफस्टाइल के वजह से बोलो या खान पीन के वजह से बोलो, ये प्रॉब्लम है डे बाय डे बढ़ रहे हैं। जिनको भी पीसीओडी है उनमें से 50% केसेस में बाद में है ना पीसीओएस बनता है। पीसीओएस एक सिंड्रोम है, उसमें मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट होती है। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक इंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो फीमेल के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और ये पीसीओएस को स्टीन लीवेंथल सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि पहली बार स्टीन एंड लीवेंथल ने 1935 में इसके पीसीओएस के बारे में बोला था। और पॉलीसिस्टिक का मीनिंग है मेनी सिस्ट। अभी पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ये इसमें नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एचपीओ एक्सिस इन्वॉल्व होता है और उसके रिलेटेड हार्मोनल फ्लक्चुएशन भी रहते हैं। इसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। हाइपोथैलेमस में गोनाडो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पर्सेटाइल मैनर, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही हार्मोन्स रिलीज होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के बाद एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। अभी ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरीज के ऊपर असर करती है, वो जो फॉलिकल्स डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहती है। तो जब फॉलिकल ओवेरियन फॉलिकल जब डेवलप होते हैं तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ये यूटेरस में जो एग को इम्प्लांट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। अगर एग इम्प्लांट नहीं हुआ अगर तो ये मतलब प्रेगनेंसी नहीं रही तो ये जो इंडोमेट्रियम जो मतलब तैयार हो जाता है वो मेंस्ट्रुएशन मतलब एंडोमेट्रियम शेड होता है, मतलब मेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे समझो कि ऑर्केस्ट्रल सीरीज की जैसा है कि इसमें हार्मोनल इवेंट्स है ना सीरीज रहती है, हार्मोनल इवेंट्स है ना फ्लक्चुएशन में रहते हैं। जैसे कि फॉलिकुलर फेज में ज़्यादा एफएचएस ज़्यादा रहता है, फिर लुटियल फेज में एलएच ज़्यादा रहता है। तो ये एक के बाद एक सीक्वेंस में जाता है। उसके साथ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरीज भी इन्वॉल्व रहती है। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना 2 फेजेस रहते हैं, एक फॉलिकुलर फेज और दूसरा है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि 2 फिर इवेंट्स होते हैं, ओवरियन में चेंजेस आते हैं और इंडोमेट्रियम में भी चेंजेस आते हैं। ओवरियन में क्या होता है कि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मतलब डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है उसको मैच्योर करता है। बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप होते पर उसमें का जो फॉलिकल है उसके ऊपर ज़्यादा असर होता है, वो एफएसएच ने उसको मैच्योर करने की कोशिश करता है। इंडोमेट्रियम में क्या होता है कि जो ये फॉलिकुलर फेज में जो एफएचएस है वो इंडोमेट्रियम डेवलप करता है और उसके साथ साथ एस्ट्रोजन लेवल्स भी बढ़ते हैं, वो एज के इम्प्लांटेशन में हेल्पफुल रहता है। ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि इसमें भी वापस 2 स्टेजेस है, ओवेरियन इवेंट और इंडोमेट्रियल इवेंट। ओवेरियन इवेंट में क्या होता है ल्यूटियल फेज में एलएच का ल्यूटिलाइन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है जो एग्स को रिलीज करता है। ये जो एग्स रिलीज होने के बाद जो फॉलिकल से रिलीज होता है तो वो फॉलिकल रप्चर होने के बाद जो शेल रहता है उसको कार्पस लूटियम बोलते हैं। तो कार्पस लूटियम इसके वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है जो इंडोमेट्रियम में और बढ़ाने के लिए काम आता है। इंडोमेट्रियल फेज में और भी इंडोमेट्रियम बढ़ जाता है जो एग्स को फर्टिलाइज करने में हेल्पफुल रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो ये कार्पस लूटियम डीजनरेट होती है और सडनली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। और जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं जो इंडोमेट्रियम का ऊपर का जो 2/3 है उसके ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर वो ब्रेक्ड होते हैं, वो में शेड हो जाते हैं जिसको हम मेंसेस बोलते हैं। और फिर है ना वापस से दूसरा है ना फॉलिकुलर फेज तैयार होने में हेल्पफुल रहता है। अभी पैथोफिजियोलॉजी पीसीओडी में क्या है कि मल्टीपल फॉलिकल्स तैयार होते हैं पर वो जनरली इमैच्योर रहते हैं। उसमें का जो डोमिनेंट फॉलिकल रहता है उसके डेवलपमेंट नहीं होती।
और जो छोटे छोटे सिस्ट छोटे छोटे जो फॉलिकल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन सिस्ट में होता है, वो है ना एक्यूमुलेट हो जाते हैं ओवरीज में। और ये क्यों होता है कि जो मतलब जो हार्मोन्स जो सिक्रीट होना चाहिए वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं होता, उसके वजह से जो डोमिनेंट फॉलिकल है ना वो मैच्योर नहीं होता और एग्स रिलीज नहीं होता। एग रिलीज न होने के वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस तैयार होते हैं। अभी पीसीओएस में कैसे एचपीओ एक्सिस के ऊपर है ना असर होता है। इसमें पहली स्टेज क्या है कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका सिक्रीशन प्रॉपर से नहीं होता, मतलब जो पल्स फ्रेक्वेंसी जो प्रॉपर नहीं होती, मतलब जितना चाहिए उतना सिक्रीशन नहीं होता। इसके वजह से इसका असर है ना हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ना बढ़ जाते हैं और ये है ना एंड्रोजन का बढ़ावा देते हैं। एंड्रोजन जितना ज़्यादा बढ़ गया है तो फॉलिकल फिर मैचुरेशन ज़्यादा नहीं होती है और जो डोमिनेंट फॉलिकल है ना उसका मैच्योर नहीं होता है। जो छोटे तीसरी स्टेज में क्या है, जो स्मॉल फॉलिकल्स रहते हैं वो डेवलप तो नहीं हुए हैं पर वही स्टेज में रहते हैं, पर है ना उसको उसमें से जो कंटिन्यू एस्ट्रोडियल का सिक्रीशन है ना चालू रहता है। जो पहले स्टेज अर्ली फॉलिकल फेज में जो एस्ट्रोजन का एस्ट्रोडियल जो सिक्रीशन होता है उतना ही रहता है। तो ये जो एस्ट्रोजन है ना एंड्रोस्टेरॉन को एंड्रोस्टेरॉन में जो कन्वर्ट है ना स्टोन को करती है। जो स्टोन कहाँ तैयार होता है, पेरिफेरल टिश्यू में होता है। ये जैसे स्टोन लेवल बढ़ जाता है तो इसमें स्टोन लेवल और एस्ट्रोडियल बहुत हार्मोन्स अगर बढ़ गए तो ये दोनों ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोडक्शन को और बढ़ाता है। तो जितना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा तो जो साइक्लिकल जो रहती है साइक्लिकल जो फ्लक्चुएशन होना चाहिए वो सही नहीं रहता है, तो एग्स प्रॉपरली रिलीज नहीं होता है, तो इसको अनओव्यूलेशन बोलते हैं। और जितना एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया तो फिर वापस से ना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन को सप्रेस करता है और एफएचएस लेवल है ना और भी गिर जाता है। तो जितना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लो रहेगा उतना है ना जो फॉलिकल जो मैचुरेशन वो ना कम रहता है। तो ये जैसे साइकिल है ना ये डिस्टर्बेंस हो जाती है और धीरे धीरे जैसे कि बढ़ा हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन लेवल और ओव्यूलेशन नहीं करता है, वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज तैयार करता है। मैंने ये क्यों स्टडी ली है, अभी मैं नीड ऑफ द स्टडी में मेरा स्टडी लेने का ये मकसद था कि ऑलमोस्ट इन इंडिया में ना 40% है ना लोग पीसीओएस से ग्रस्त है और ये फीमेल में जो ओबेसिटी बढ़ा रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, अनचाहे बाल आ रहे हैं और बालों जो सर में से बाल झड़ रहे हैं, तो अनवांटेड हेयर है ना डेवलप हो रहे हैं। इसमें हम अगर स्टडीज़ देखे हैं तो जनरली बहुत कम स्टडीज़ हुई हैं जो जनरली बताती हैं कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करती हैं पीसीओएस में, पर ये बहुत कम स्टडीज़ हुई हैं। पर अगर ओवरीज में क्या होम्योपैथिक मेडिसिन का असर होता है इसमें तो और भी है ना कम स्टडीज़ हुई हैं। तो इसलिए मैंने ना ये प्रोजेक्ट लिया है कि होम्योपैथी का रोल मेंसेस रेगुलर करने में कितनी कारागिर है, और दूसरा एक जो पॉलीसिस्टिक ओवरी जो बन गई है उसमें क्या ये होम्योपैथिक मेडिसिन रिग्रेस करती है क्या नहीं, ये देखने के लिए मैंने ये स्टडी ली। इसमें ना जो फीमेल है 14 से 45 साल तक उम्र वाली ली है। तो अभी मैं कुछ केसेस शेयर कर रही हूँ कि एक फीमेल 19 ईयर्स की थी जिसके मेंसेस डिलेड थे सिंस 2 ईयर्स। तो उसको मैंने लैकेसिस दिया। लैकेसिस मैंने क्लासिकल मतलब होम्योपैथी करती हूँ। तो एक मतलब ये सिम्टम्स दिखे कि शॉर्ट टेम्पर थी, उसको थोड़ा भी कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में करती थी, पर कुछ महीनों से ना वो उसकी एक्टिविटीज़ कम हो गई। तो बात ये हुई थी कि एक बार है ना उसको मैथ्स में ना कम मार्क्स मिले, तो उसको टीचर ने ना बोल दिया कि तू कभी भी है ना मैथ्स में ना अच्छा कर ही नहीं पाओगी।
तो उसके मन को बहुत लग गया, डिसअपॉइंट हो गई कि हमेशा तो मैं अच्छे से मार्क लाती हूँ, सिर्फ ये बार नहीं पढ़ा तो टीचर ने ये बोल दिया, तो मन में बैठ गया। उसके बाद से वो मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रही थी, और धीरे धीरे असर है ना दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ने लगे, तो मतलब है ना बाकी के सब्जेक्ट्स में भी लो मार्क हो गए। तो पहले वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में मतलब इन्वॉल्व रहती थी, पर अभी वो धीरे धीरे कम हो गई। उसके मेंसेस है ना शॉर्ट थे, लेट थे, स्टिकी थे, डार्क रेड थे, हॉट पेशेंट थी। तो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन लैकेसिस दी, और उसके धीरे धीरे मेंसेस रेगुलर हो गए। और सोनोग्राफी करने के बाद ये पता चला कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के में जो चेंजेस आ गए थे वो ऑलमोस्ट है ना रिजॉल्व हो गए थे। तो ये केस में ट्रीट करने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि बाकी के भी मैं पीसीओएस केसेस में ये चेंजेस ला सकती हूँ क्या। तो उसके बाद से मैंने ये स्टडी चालू की और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। दूसरा केस जो है वो 23 इयर्स ओल्ड फीमेल है, उसको 4 साल से डिलेड मेंसेस है। उसको सल्फ़र दिया गया क्योंकि उसका नेचर चीयरफुल था, शॉर्ट टेम्पर थी, कॉन्ट्राडिक्शन पसंद नहीं कॉन्ट्राडिक्शन पे गुस्सा हो जाती थी, जिद्दी थी, स्वीट अच्छा लगता था, ऑयली थिंग्स भी अच्छा लगता था, भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, खाने के बाद अच्छा लग रहा था, कॉन्स्टिपेटेड थी, ऑफेंसिव डिस्चार्ज थे, हॉट पेशेंट थी, इसके मेंसेस लेट थे, शॉर्ट थे, स्कैंटी थे। सल्फर देने के बाद उसके मेंसेस ठीक हो गए। और यूएसजी फाइंडिंग जो है ना ये है कि कंसिडरेबल रिग्रेशन इन साइज, वॉल्यूम एंड पॉलिसिस्टिक चेंजेस इन ओवरीज। तो उसके भी ओवरीज में जो चेंजेस है वो रिग्रेस हो गए। ये जो मेडिसिन दी गई थी जब जब ज़रूरत थी सल्फ़र दिया, जब भी उसके मेंसेस में प्रॉब्लम आ रहा था तभी रिपीट किया गया। 1 साल के बाद मैंने सोनोग्राफी निकाली तो उसमें पॉलीसिस्टिक चेंजेस कम दिखाई दिए। और जो तीसरा केस है वो 15 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, उसके मेंसेस 1 ईयर से डिले थे, उसको पल्सेटिला दिया गया। उसका नेचर माइल्ड था, सिंपैथेटिक, उसको अच्छी सिंपैथी अच्छी लगती थी, इमोशनल थी, थ्रस्ट कम थी, ठंडी चीज़ें पसंद आती थी, हॉट पेशेंट थी, मेंसेस लेट थे, स्कैंटी डार्क रेड। तो पल्सेटिला जैसे ज़रूरत जैसे जैसे होती थी उसको रिपीट किया गया। और 1 साल बाद सोनोग्राफी वापस की गई तो उसमें भी कंसिडरेबल रिग्रेशन इन साइज, वॉल्यूम एंड पॉलीसिस्टिक चेंजेस इन ओवरीज। तो उसमें भी पॉलीसिस्टिक चेंजेस कम दिखाई दिए, मतलब रिग्रेस हो गए, कम हो गए, और उसके मेंसेस रेगुलर हो गए और फ्लो भी गुड हो गया। और इसकी मतलब सोनोग्राफी मैंने बिफोर मतलब मेडिसिन चालू करने के बाद 1 साल बाद निकाला, और जब ज़रूरत थी मेंसेस रेगुलर हो गए तो पल्सेटिला रिपीट नहीं किया, जब लगे कि डिस्टर्बेंस आ रहा है तो तभी तभी मैंने पल्सेटिला दिया। चौथी केस है 24 ईयर ओल्ड गर्ल की, जिसके मेंसेस 3 साल से डिस्टर्ब थे। उसको नेट्रामोर दिया गया क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर थी, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आता था, बहुत सोचती थी, और जो काम पे ऊपर असर करती थी, एकदम सेंसिटिव थी ना, इसको ऑयली फेस था, हार्ट पेशेंट थी, इसके मेंसेस लेट थे। तो उसके भी मतलब 1 साल बाद वापस उसके सोनोग्राफी करवाई तो इसमें जो ओवरीज में जो चेंजेस थे सिर्फ राइट ओवरी में रिग्रेस हो गए, पर लेफ्ट ओवरी में थोड़े से रिग्रेस हो गए, मतलब कम हो गए। बाकी तो मेंसेस है ना ठीक थे और फ्लो भी गुड था। सिर्फ ये बात थी कि राइट ओवरी में ज़्यादा पॉलीसिस्टिक चेंजेस रिग्रेस थे, पर लेफ्ट ओवरी में ज़रा कम थे। जो 5th केस शेयर कर रही हूँ उसको, वो 34 इयर्स ओल्ड फीमेल है, उसके जो मेंसेस डिले थे वो 10-12 साल से थे। मतलब एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद भी जल्दी से मेंसेस नहीं आते थे, 3-4 महीने हो जाते थे तभी पीरियड आते थे। इसको ब्लड टेस्ट काफ़ी करवाया तो उसमें टेस्टोस्टेरोन इंसुलिन लेवल हाई था। टेस्टोस्टेरोन 86 नैनोग्राम था और इंसुलिन 26.8 नैनोग्राम था, और एलएस था वो 9.1 था। उसको मैकाब दिया गया क्योंकि उसके जो शॉर्ट टेम्पर थी, नॉइस को सेंसिटिव थी, मीट अच्छा लगता था,
और सीवियर एसिडिटी थी, वाटर ब्रश था, कॉन्स्टिपेशन थे, मेंसे 2-3 महीने में अपीयर होते थे, स्कैंटी थे। तो उसके मतलब जो 1 साल में उसका मेंसेस में जो पहले जो 2-3 महीने में होती थी वो ज़रा पहले आने लगी, 1.5 महीने के आसपास आने लगी। मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा, पर सोनोग्राफी में ना इतना इम्प्रूवमेंट नहीं देखा। तो अभी जिस केसेस में जो टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन ये जो हार्मोन्स लेवल बढ़ जाते हैं, उसको होम्योपैथी में तो इम्प्रूवमेंट मेंसेस में आती है, पर थोड़ा सा लेट आता है। पर सोनोग्राफी 1-1.5 साल के बाद करवाने के बाद भी इतने चेंजेस नहीं दिखते, मतलब रिग्रेस जो ओवरीज में जो सिस्टिक चेंजेस है वो इतने रिग्रेस नहीं रहते। तो मैं और भी कंटिन्यू स्टडी करूँगी कि कुछ साल बाद बाकी के हार्मोन नॉर्मल होते हैं क्या नहीं। पर ये मैंने 1 साल में मैंने नहीं देखा कि जो हार्मोन जो डिस्टर्ब हो गए हैं वो कम हो जाएं। तो मेन ये है कि जब भी कोई लड़की को पीसीओडी चेंजेस दिखते हैं सोनोग्राफी में, जितना वो जल्दी ट्रीटमेंट करवाएगी तो उसमें ना बाकी के हार्मोन्स है ना चेंजेस जो हो रहे हैं ना वो नहीं होंगे, या मतलब उतना नहीं होगा। तो हाँ ये मनीषा जी, अब मनीषा जी हम लोग का समय अब खत्म हो रहा है। जी सर, आधा 2 मिनट मिनट बच, में कंक्लूड कर रही हूँ, 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट के अंदर कर दीजिए जी कंक्लूड। सर। तो इसमें रिजल्ट्स में क्या है कि जो मुझे को एकदम प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले, पीसीओएस में मेंसेस रेगुलर हो गए, और जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जो चेंजेस थे वो भी रिग्रेस हो गए। और मतलब ये अगर फाइनल कंक्लूजन लाना है तो हमको और भी ज़्यादा स्टडी करने की फाइनल पॉइंट में आने के लिए। पर ये रिजल्ट से तो हम कह सकते हैं कि हमारी होम्योपैथी मेंसेस को रेगुलर करने में और जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जो चेंजेस आए वो रिग्रेस करने में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर है। थैंक यू। हाँ मैं थैंक यू। स्लाइड्स नहीं दिखा आप, पाई, सॉरी सॉरी सर। हाँ नहीं चलिए, अब तो अगला सेशन में आप थोड़ा सा आप समझ गई होंगी कि कैसे अपलोड करना है। और चलिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन अंत भला तो अच्छा भला है ना, सब अंत भला तो सब भला। हम लोग थैंक इसके यू सर, साथ में, थैंक हाँ यू। क्योंकि सेशन समाप्त हो चुका है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नाउ द जी सेशन इज ओवर, एंड थैंक यू डॉक्टर अनीता जी for your nice presentations. And now we are handing over the session to Dr. Dhanesh for his English session. Dr. Dhanesh, you can start your session now.